ये बात 1940s की है, जब दूसरे विश्व युद्ध की तबाही से इंग्लैंड अभी संभल ही रहा था, लेकिन एक और अनजान खतरा लोगों पर मंडरा रहा था। एक के बाद एक लोग गायब हो रहे थे, बिना कोई सुराग छोड़े। न उनके जिंदा होने का कोई सबूत मिलता, न ही उनकी लाशें मिलती। तो आखिर कौन थे ये गायब होने वाले लोग? क्या इन्हें धरती निगल जा रही थी, या फिर इनके लापता होने की कहानी के पीछे एक काला राज छिपा था? और ये राज कितनी भयावह, कितनी दहशतनाक थी? आज हॉन्टिंग ट्यूब पे मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे शातिर और बेरहम कातिल की कहानी, जिसने अपने जुर्म से इंग्लैंड की क्रिमिनल हिस्ट्री में एक गहरी और ना मिटने वाली छाप छोड़ दी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने सोचा कि वो कानून को धोखा दे सकता है, कि अगर शव नहीं तो जुर्म नहीं। ये दास्तां है जॉन जॉर्ज हाई की, जिसे दुनिया जानती है द एसिड बाथ मर्डरर के नाम से। जॉन जॉर्ज हाई का जन्म 24 जुलाई 1909 को स्टैमफोर्ड, लिंकनशायर, इंग्लैंड में हुआ था। उसके माता पिता जॉन रॉबर्ट हाई और एमिली प्लाईमाउथ ब्रेथरेन नामक एक कंजर्वेटिव प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के सदस्य थे। यह संप्रदाय मानता था कि छोटे से छोटा पाप भी आपको नरक ले जा सकता है, और सिर्फ भगवान पर विश्वास ही आपको आपके गुनाहों से मुक्त कर सकता है। इस सख्त धार्मिक माहौल का हेग के बचपन पे गहरा असर पड़ा। उसका बचपन बंदिशों और एक तरह की घुटन में गुजरा, जहां उसे दूसरे बच्चों से मिलने जुलने तक की सख्त मनाही थी। कुछ लोग मानते हैं कि यही अनफुलफिलिंग चाइल्डहुड उसके अंदर एक अजीब सी मानसिकता पैदा कर गया। देन कुछ लोगों का कहना है कि वो बचपन से ही ऐसा था, तभी वो ऐसा बना, क्योंकि इस तरह के रिलीजियस माहौल में और भी कई बच्चे थे जो कि एकदम सही सलामत अच्छे पोस्ट पे आगे चल के गए। एनीवेज, हेग पढ़ाई में होशियार था, इतना होशियार कि उसे क्वीन एलिजाबेथ ग्रामर स्कूल वेकफील्ड से स्कॉलरशिप भी मिली थी। लेकिन उसकी नीयत शुरू से ही साफ नहीं थी। छोटी उम्र से ही चोरी और धोखाधड़ी के मामले उसके साथ जुड़ने लगे थे। उसने मोटर इंजीनियरिंग में अप्रेंटिसशिप की, फिर इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग में भी काम किया, लेकिन उसका मन कहीं नहीं टिकता। उसे चाहिए थी शोहरत, पैसा और एक आलीशान जिंदगी, जिसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। 1934 में हेग ने 23 साल की बियाट्रिस हैमर से शादी कर ली, जिसे लोग बेटी भी बुलाते थे, लेकिन ये शादी जल्द ही टूट गई। उसी साल हेग को धोखाधड़ी के जुर्म में भी पहली बार जेल हुई। जब वो जेल में था तो बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे उसने अडॉप्शन के लिए दे दिया। इनफैक्ट इसके बाद वो हेग को हमेशा के लिए छोड़ दी। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद ही हेग के अपने परिवार वालों ने भी उसे किनारा कर दिया। जेल में रहते हुए हेग ने कानूनों की किताब में कॉर्पस डेलिसिटाई के बारे में पढ़ा। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है बॉडी ऑफ द क्राइम। अब हेग इसका गलत मतलब निकाला। बेसिकली उसने सोचा कि अगर विक्टिम की बॉडी ही ना मिले तो कत्ल साबित ही नहीं की जा सकती। बस यहीं से उसके दिमाग में अपने जुर्मों को अंजाम देने का एक खतरनाक और घिनौना तरीका पनपने लगा। उसने जेल में सल्फ्यूरिक एसिड से चूहों को गलाकर एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो इससे पहले हम जाने कि हेग ने क्या क्या किया, चलिए मैं आपको उस कहानी के बारे में बताता हूं, जो कि शुरू होती है 18 फरवरी 1949 से। लंदन के साउथ केनिंगस्टन इलाके में स्थित ऑन्स्लो कोर्ट होटल में रहने वाली एक अमीर और बुजुर्ग बेवा, जो कि थी 69 साल की ऑलिव डुरैंड डीकन, वो अचानक से गायब हो जाती हैं। ऑलिव एक जिंदा दिल और सामाजिक महिला थी, और उनका यूं गायब होना सबके लिए हैरानी की बात थी। जब 2 दिन तक ऑलिव का कुछ पता नहीं चला तो उनके परेशान दोस्त, जो कि थे कॉन्स्टेंस लेन, और उसके साथ एक और शख्स जो कि खुद ऑन्स्लो कोर्ट होटल में रहता था और ऑलिव का अच्छा दोस्त होने का नाटक करता था, जो कि और कोई नहीं बल्कि है जॉन जॉर्ज हेग, वो पुलिस के पास जाकर उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। मतलब कॉन्स्टेंस लेन का जाना तो सही है, लेकिन सोच के देखिए कि कातिल जॉन हेग खुद ही विक्टिम के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा रहा था। तो इस रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पुलिस ने होटल के स्टाफ और ऑलिव के जान पहचान वालों से पूछताछ की। जल्द ही पुलिस का शक जॉन जॉर्ज हे पे गहराने लगा। हे एक चार्मिंग इंसान था, लेकिन उसकी बातों में और बर्ताव में कुछ तो अजीब था। थोड़ी और जांच पड़ताल करने पे डिटेक्टिव्स के सामने हेग के अतीत के काले कारनामे सामने आ गए। जैसे पहले वो धोखाधड़ी या फ्रॉड करता था, देन चोरी चकारी करता था, ऐसे ही बहुत सारे लंबे रिकॉर्ड्स थे। उसने विलियम कैटो एडमसन नाम से एक फर्जी सॉलिसिटर बनकर भी लोगों को ठगा था। पुलिस ने फौरन हेग के वर्कशॉप की तलाशी लेने का फैसला किया। ये वर्कशॉप 2 लियोपोल्ड रोड, क्रॉले, वेस्ट ससेक्स में स्थित था। वहां उन्हें जो मिला उससे केस की दिशा ही बदल गई। वहां उन्हें एक ड्राई क्लीनिंग की रिसीट मिलती है जो ओलिव डुरैंड डिकन की कीमती पर्शियन लैम्प कोट की थी।
ये वही कोट था जो ओलिव ने अपने गायब होने वाले दिन पहना हुआ था। इसके अलावा वर्कशॉप से हेंडरसन और मैक्सवान नाम के 2 परिवारों की प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद हुए। अब ये लोग कौन थे, उनके पेपर्स हेग के पास क्या कर रहे थे, सवाल और गहरे होते जा रहे थे। जब वर्कशॉप के आसपास की जगह को और बारीकी से छाना गया तो इन्वेस्टिगेटर्स की नजर वर्कशॉप के पीछे में पड़े एक पत्थरों और मलबे के ढेर पर गई। वहां की मिट्टी और पत्थरों की जब फॉरेंसिक जांच की गई तो जो सच सामने आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उस मलबे में से 28 पाउंड यानी कि लगभग 13 किलोग्राम इंसानी चर्बी मिली। देन एक इंसानी पैर का हिस्सा मिला, देन ह्यूमन गॉल स्टोन्स, सबसे बड़ा सबूत एक नकली दांतों का सेट जिसे हम डेंचर्स भी कहते हैं वो तक मिला। डेंटिस्ट्स ने जब उन दांतों की जांच की तो ये साफ हो गया कि ये दांत किसी और के नहीं बल्कि ऑलिव ड्यूरैंड डिकन के ही थे। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि ऑलिव के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था और जो कुछ भी बुरा हुआ था उसमें हेग शामिल जरूर था। कॉर्पस डेलिसिटाई का हेग का अपना इंटरप्रिटेशन उसके लिए गलत साबित हो चुका था। मतलब यहाँ बॉडी तो नहीं मिली लेकिन जुर्म साबित हो गया था। यहाँ से जॉन जॉर्ज हेग की ट्रायल की शुरुआत होती है। शुरू में तो हेग ने बहुत नाटक किए लेकिन जब सबूत उसके खिलाफ आने लगे तो उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए। और जब उसने अपना मुंह खोला तो उसने सिर्फ ऑलिव ड्यूरैंड डिकन ही नहीं बल्कि और भी कई कत्लों का खुलासा किया। उसने दावा किया कि उसने कुल 9 लोगों को समाप्त करा है, हालांकि पुलिस को सिर्फ 6 कत्लों के ही पुख्ता सबूत मिल पाए। तो आखिर ये कत्लों का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ 1943 में, जब हे जेल से रिहा हुआ था। रिहा होने के बाद वो एक इंजीनियरिंग फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी ले लिया। जल्दी उसकी मुलाकात अपने पुराने एम्प्लॉयर विलियम मैक्सवान से हुई जो अम्यूजमेंट आर्केड्स का धनी मालिक था। मैक्सवान ने हाई को अपने माता पिता डोनाल्ड और एमी मैक्सवान से मिलवाया। हाई उनके लंदन की प्रॉपर्टीज का किराया वसूलने का काम देखने लगा। मैक्सवान परिवार की आलीशान जिंदगी देखकर हाई के अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसे भी वो सब चाहिए था, वो अमीरी, वो रईसी, लेकिन उसे पता था कि सीधे रास्ते से शायद उसे ये सब कभी ना मिल पाए। 6 सितंबर 1944 को हे ने विलियम मैक्सवान को ग्लूकोस्टर रोड के एक बेसमेंट में मिलने बुलाया। वहां उसने मैक्सवान के सर पे एक भारी लेड पाइप से वार किया जिससे वो समाप्त हो गया। इसके बाद उसने मैक्सवान की लाश को एक 40 गैलन जो कि तकरीबन 180 लीटर होता है उसके ड्रम में डाला और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया। 2 दिन के अंदर मैक्सवान का शरीर लगभग पूरी तरह से गल चुका था और हे ने उस एसिड स्लरी को बेसमेंट में बने एक मैन होल में बहा दिया। जब मैक्सवान के माता पिता देखते हैं कि उनका बेटा मिल ही नहीं रहा है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं और वो इस बारे में हे से पूछते हैं और हे क्या कहता है? वेल, वो उन्हें झूठ बोल देता है कि विलियम मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए स्कॉटलैंड भाग गया है। डोनाल्ड और एमी मैक्सवान ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और हे उनके साथ उनके घर में रहने लगा और उनका जो प्रॉपर्टीज का किराया था वो तो कलेक्ट करता ही रहता था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने को आया तो मैक्सवान के माता पिता को शक होने लग गया था कि उनका बेटा अब तक वापस क्यों नहीं आ रहा। इससे पहले कि उनका शक और गहरा था, 2 जुलाई 1945 को हेग ने उन्हें भी उसी ग्लूकोस्टर रोड के बेसमेंट में बुलाया, वो भी ये कहकर कि विलियम उन्हें सरप्राइज देने वापस आ गया है। अब जैसे ही ये दोनों वहां पहुंचते हैं, हे ने उन दोनों के भी सर पे वार करके उन्हें समाप्त कर दिया और उनकी लाशों के साथ भी वही हश्र किया। तो अब मैक्सवान परिवार की सारी प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स और पेंशन चेक्स हेग के कब्जे में थे। उसने उनकी संपत्ति लगभग 8,000 यूरो में बेच दी और केनिंगस्टन के ऑन्स्लो कोर्ट होटल में आलीशान जिंदगी जीने लगा। लेकिन कहते हैं ना, इस तरह से पाया हुआ धन ज्यादा दिन तक टिकता नहीं और वही हेग के साथ भी हुआ क्योंकि वो एक जुआरी भी था। बेसिकली 1947 तक मैक्सवान परिवार से लूटा हुआ सारा पैसा वो जुए में हार चुका था और ऐसे में उसे और पैसों की जरूरत थी। तभी उसकी मुलाकात डॉक्टर आर्चीबाल्ड हेंडरसन और उनकी पत्नी रोज हेंडरसन से हुई। आर्चीबाल्ड एक डॉक्टर थे और रोज भी काफी अमीर थी। हेग ने उन्हें अपना अगला शिकार बनाने का फैसला किया। हेंडरसन उस समय एक घर बेचने की कोशिश कर रहे थे और हेग ने घर खरीदने में रुचि दिखाने के बहाने उनसे जान पहचान बढ़ाई। जल्दी वो उनका करीबी दोस्त बन गया और एक हाउस वार्मिंग पार्टी में हेग ने चुपके से आर्चीबाल्ड का .38 कैलिबर वेबली रिवॉल्वर चुरा लिया। इसके बाद हेग ने वेस्ट ससेक्स के 2 लियोपोल्ड रोड क्रॉली में एक छोटा सा वर्कशॉप किराए पे लिया और अपना एसिड और ड्रम्स वहां शिफ्ट कर दिया। 12 फरवरी 1948 को हे डॉक्टर हेंडरसन को अपने वर्कशॉप में अपनी एक इन्वेंशन दिखाने के बहाने ले आया। वहां पहुंचते ही उसने आर्चीबाल्ड को उसी के चोरी किए हुए रिवॉल्वर से समाप्त कर दिया। फिर वो रोज हेंडरसन को भी वर्कशॉप में ले आया, ये कहकर कि आर्चीबाल्ड की तबीयत अचानक खराब हो गई है। जैसे ही रोज वहां पहुंची,
हे उसे भी समाप्त कर दिया। और फिर इन दोनों की लाशों के साथ क्या किया? वही ड्रम में रखना, एसिड में गलाना। अब दोस्तों इस वर्कशॉप में कोई मैन होल नहीं था, तो हे ने एसिड स्लरी को वर्कशॉप के पिछवाड़े में बने पत्थरों के ढेर पे ही बहा दिया। फिर उसने फर्जी कागजात तैयार करके हेंडरसन परिवार की सारी संपत्ति इंक्लूडिंग देयर कार, उनका कुत्ता, सब कुछ 8,000 से भी ज्यादा में बेच दिया। और फिर आया हे का आखिरी शिकार, यानी कि 69 इयर्स ओल्ड ऑलिव ड्यूरैन डीकन। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑलिव भी ऑनस्लो कोर्ट होटल में रहती थी जहां हे भी था। हे ने ऑलिव को अपने दोस्तों से आर्टिफिशियल फिंगरनेल्स के बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते सुना था। हे खुद को एक इन्वेंटर बताते हुए ऑलिव को अपने लियोपोल्ड रोड वाले वर्कशॉप में 18 फेब 1949 को बुलाता है। ये बेसिकली ये कह रहा था कि वो उनकी आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। वर्कशॉप में पहुंचते ही हे ने ऑलिव के गर्दन में गोली मार दी, देन उसकी कीमती पर्शियन लैम्ब कोट और सारे जेवर उठा लिए। देन लाश के साथ क्या किया वो अगेन आप सब लोग जानते ही हैं। कोट को उसने अपने पास रख लिया क्योंकि वो महंगा था और जेवरों को उसने बेच दिया। ऑलिव को मारने के बाद हे इतना बेपरवाह था कि वो वर्कशॉप से बाहर जाकर ब्रेड और ऑमलेट खाकर वापस आया। मतलब इस पॉइंट तक हे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और बेपरवाह हो चुका था कि वो किसी इंसान को मारा, जुर्म कर दिया, उसके बाद बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले बाहर जाके खाना खाया एंड देन जो वो करता था उसने किया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही जुर्म उसके अंत का कारण बनेगा। तो ट्रायल के दौरान हे कबूल कर लिया कि उसने जुर्म करे हैं। ऑल्दो हे ने खुद को पागल साबित करने की भी भरपूर कोशिश करी। उसके लॉयर्स ने इंसैनिटी प्ली दाखिल की ताकि वो फांसी की सजा से बचकर किसी मेंटल हॉस्पिटल में चला जाए। इस बात को साबित करने के लिए हे ने अदालत में भी ये दावा किया कि वो अपने शिकारों का खून पीता था। इस सेंसेशन खेज दावे के बाद अखबारों ने उसे वैम्पायर किलर का भी नाम दे दिया था। लेकिन अदालत उसके इस ढोंग को समझ गई। फॉरेंसिक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हेनरी येलोलीस ने भी गवाही दी कि हे एक पागल नहीं था बल्कि एक शातिर और हिसाबी कातिल था जो सिर्फ पैसे के लिए कत्ल करता था। उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसा और आलिशान जिंदगी थी। उसने जितने भी लोगों को खत्म किया वो पूरे होशो हवास में किया था, सोच समझ के प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत किया था। तो सिर्फ 15 मिनट के डिलिब्रेशन के बाद ज्यूरी ने जॉन जॉर्ज हे को कत्ल का दोषी पाया। जज ने उसे मौत की सजा सुनाई। 10 अगस्त 1949 को जॉन जॉर्ज हे को वैंड्सवर्थ प्रिजन में फांसी दे दी गई। उसका यह सोचना कि जहां कोई बॉडी नहीं वहां कोई क्राइम नहीं, यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो जॉन जॉर्ज हे की कहानी हमें झकझोर कर रख देती है। मतलब एक ऐसा शख्स जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल था, पढ़ा लिखा था और फ्रेंडली लगता था, वो इतना बड़ा दरिंदा निकला। उसके शिकार भी उसकी बातों में इसलिए आ जाते थे क्योंकि वो उस पर विश्वास करते थे। मतलब इतना अच्छा दिखने वाला, इतना इंटेलिजेंट आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। वो आसानी से दोस्त बना लेता था और लोग उसे पसंद भी करते थे। सो वी कैन से ही वाज चार्मिंग। यहाँ तक कि उसके माता पिता और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को भी उसके इस काले रूप की भनक तक नहीं थी। वो कोई पागल नहीं था, उसे कोई मेंटल इलनेस नहीं थी। उसने ये सब सिर्फ चंद पैसे और मटेरियल चीजों के लिए किया। द एसिड बाथ मर्डर का केस एक मिसाल है हर उस इंसान के लिए जो ये सोचता है कि वो जुडिशियल सिस्टम में कोई लूप होल ढूंढकर बच सकता है। ये केस हमसे सवाल करता है कि इंसानियत की बुराई की हद क्या है, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसी कोई हद होती भी है। तो दोस्तों ये थी कहानी जॉन जॉर्ज हे की, जिसे लोग द एसिड बाथ मर्डर भी कहते हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, बशर्ते ये वीडियो डीमोनेटाइज ना हो। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।